ये जुलाई का महीना चल रहा है और इसमें विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। उसी को लेकर आज हम मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अमन त्यागी जी के आवास पर। दर्शकों के लिए प्रस्तुत हैं इनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। हम सबसे पहले अमन त्यागी जी, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर आपसे जानना चाहेंगे कि इसको मनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी। देखिए, ऐसा है कि प्रकृति का संरक्षण मनाने की जरूरत आज ही नहीं आ पड़ी है। जब से मानव इतिहास प्राप्त होता है तभी से मानव ने अपनी प्रकृति को बचाए रखने के लिए संभवतः जो भी उसको लगा वो प्रयास किए हैं। अमन त्यागी जी, चूंकि आप शोधादर्श एवं ओपन डोर पत्रिका के संपादक भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर्यावरण को लेकर क्या कोई विशेषांक प्रकाशित हुआ है। हाँ, पर्यावरण को लेकर के हम अनेक प्रकाशन कर चुके हैं, विशेषांक निकाल चुके हैं, लेकिन शोधादर्श का यह पहला विशेषांक, जिसको प्रवेशांक के रूप में जाना जाता है, यह हमारा बड़ा प्रसिद्ध विशेषांक है। अमन जी, जैसा कि आज हम देखते हैं कि हम बहुत तेजी के साथ विकास की ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इस विकास के पीछे हम ये भी देखते हैं कि कितना जो है हमारा विनाश भी हो रहा है, हमारी प्रकृति का, हमारे पर्यावरण का, कि तेजी के साथ पहाड़ खत्म होते जा रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, खेत खलियान खत्म हो रहे हैं, तालाब खत्म हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग विकास के नाम पर प्रकृति का बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। विश्व इतिहास में और विश्व प्रकृति में, मतलब प्रकृति का मतलब जब बात करते हैं हम तो विश्व की ही होती है, यूनिवर्सल होती है, पहले भी होता रहा है और प्रकृति अपने आप को संभालती भी रही है। जब प्रकृति अपने आप को संभालती है तब मनुष्य घबराता है। जैसे अभी पहाड़ बहुत तेजी से काटे गए, पर्यावरण में बदलाव हुआ, परिणाम बाढ़ के रूप में अभी हम लोगों ने भुगता है। हिमाचल प्रदेश में कितनी बाढ़ आई है, उत्तराखंड में बाढ़ आई है, मैदानी भागों में बहुत पानी बहा है। और ये भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। जो समय के अंतराल पर जो चीजें होनी चाहिए तो वहां समय निश्चित नहीं रह गया है। तो ये सारी चीजें क्या होता है, प्रकृति, हम लोग जो विकास के नाम पर काम करते हैं उसी को संभालने के लिए प्रकृति अपने आप को बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें फिर लाती है, मेंटेन रखती है प्रकृति। अमन जी, अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है कि जो तालाब हैं उन तालाबों को संरक्षित किया जाए, उनको बचाया जाए, तो ये इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये आदेश बहुत अच्छा है और ये एक लंबे समय से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सोच और उनकी चिंताएं हैं वास्तव में। और तालाब इसलिए जीवित रहने चाहिए कि एक समय था जब पीने के पानी का संसाधन तालाब हुआ करते थे, तब नल, समरसेबल या पंप नहीं होते थे। नहरें भी बहुत बाद में आई हैं। दो ही साधन होते थे हमारे पास, या तो बहता हुआ नदी का पानी या तालाब में ठहरा हुआ पानी। तो ये संसाधन होते थे, सिंचाई के संसाधन भी होते थे और पीने के लिए भी होते थे। और खास बात यह कि जब तक ये संसाधन बने रहे तब तक पृथ्वी का जल स्तर भी बना रहा, वाटर लेवल जिसको कहते हैं। तो जल स्तर हमारा तब से खत्म हुआ है जब से हमने नदी की और तालाबों की जमीनों में मकान बना लिए हैं, उन पर अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा लिया है और भूमाफियाओं ने ये काम बहुत किया है, तालाबों को कब्जाने का। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, सरकार को जबरदस्ती पालन कराना चाहिए। और सच बात तो यह है कि आम आदमी जब तक नहीं सुधरेगा तब तक सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं करा पाएगी। अमन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि ये हर साल मनाया जाता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस या पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम। एक सच्चाई बहुत बड़ी ये भी है कि मनाना और उसे प्रैक्टिकल में उस पर अमल करना जी, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, इस पे मैं यही कहूंगा कि मैं जहां तक अपनी बात कर रहा हूं, मैं जहां से आता हूं, जिस संस्कारों में पला बढ़ा हूं और जिस सभ्यता से हम आ रहे हैं, तो यहाँ प्रकृति का महत्व प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है, बचपन से ही शुरू हो जाता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, ये अंक हमने निकाला था और इसी में मेरा भी अपना एक लेख है। तो हमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग जन्मजात, भारतीय संस्कृति जो है वो प्रकृति प्रेमी संस्कृति है।
भारतीय संस्कृति ने अपने उत्सवों में प्रकृति के प्रेम दर्शाया है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आयुर्वेद, वो भारतीय सभ्यता की चीज है। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो एक पूरा वेद है और वहां आयु को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों पर निर्भर करता है। तो जड़ी बूटियों का संरक्षण वहां से प्रारंभ हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, उत्सवों की बात जब आती है, नक्षत्रों की और राशियों की, ग्रहों की बातें आती हैं, तब वहां पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी नक्षत्र हैं, सब नक्षत्रों का एक एक वृक्ष है। जैसे अश्विनी नक्षत्र का कुचला वृक्ष, भरणी आंवला, कृतिका गूलर, रोहिणी जामुन, मृगशिरा खैर, आर्द्रा शीशम, इस तरह से सारे नक्षत्रों के पौधे हैं। और ये जो लोग मजाक बनाते हैं कि हिंदुओं में पेड़ पौधों को पूजते हैं, सनातनियों में पेड़ पौधों को पूजते हैं, तो वो पेड़ पौधों को पूजना नहीं बल्कि पेड़ पौधों का संरक्षण करना है। हम पेड़ पौधों का संरक्षण करेंगे तभी हमारी प्रकृति का संरक्षण होगा। इसी प्रकार ग्रहों से संबंधित होते हैं, जैसे सूर्य का मदार, आंकड़ा, कोई आंकड़े का महत्व नहीं समझता है लेकिन वो पूजा जाता है, पूज करके बचाते हैं। सूर्य का मदार हो गया, चंद्र का पलाश है, मंगल का खैर है, बुध का लठ जीरा है, गुरु का पारस पीपल, शुक्र का गूलर, शनि का शमी, राहु का दूब, दूब घास जिसको जानवर चढ़ते हैं उसकी भी पूजा करते हैं, और केतु का चंदन। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो प्रकृति संरक्षण की ही सारी ये बातें हो रही हैं। या फिर देवी देवताओं को जब यहाँ जोड़ा जाता है, इस संस्कृति और सभ्यता में जोड़ा जाता है, तो वहां भी प्रकृति का संरक्षण होता है। जैसे श्री गणेश की सवारी क्या है? चूहा है, चूहे को प्रेम करते हैं। सरस्वती के हंस, विष्णु की गरुण और शेषनाग, लक्ष्मी उल्लू, कार्तिकेय मोर, दुर्गा शेर, इंद्र ऐरावत हाथी, शिव का बैल। तो इस तरह से और भी होंगे जो मुझे सबका मालूम नहीं है जी। और आगे बताएं। तो इसी तरह से अब नदी और तालाबों की बात आपने की थी अभी, तो नदी और तालाबों का संरक्षण हम इस तरह से भी करते हैं। जैसे गंगा स्नान होता है, होली होता है, दीपोत्सव होता है, छठ पूजन होता है, इस तरह के दशहरा होता है, कुंभ होता है, तमाम जितने भी ये इस तरह के आयोजन हैं वो सब के सब नदी अथवा तालाबों के किनारों पर मनाए जाते हैं। यानी कि नदी और तालाबों को संरक्षित करने के लिए एक सामूहिक उत्सव ये भी होता है। इसके अलावा फिर प्रकृति के लिए हम और आगे बढ़ते हैं तो जितने भी हिंदू देवी देवताओं के आपको मंदिर मिलेंगे, मठ मिलेंगे, वो अधिकांश ऊंचे स्थानों पर मिलेंगे, पहाड़ियों पर मिलेंगे, जितने भी प्रसिद्ध हैं, या नदी और तालाबों के किनारों पर मिलेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप पूरी संस्कृति को एक तरह से छुएं, पता लगे तो लगेगा कि भारतीय संस्कृति जो उत्सव धर्मिता संस्कृति है वो प्रकृति प्रेमी संस्कृति भी है। और यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत में कि कौन किस धर्म और जाति को मानने वाला है वो। जी अमन जी, तो इस बारे में आपका जो संदेश है वो और क्या है समाज के लिए? अब मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ इतनी व्यवस्थाएं होने के बावजूद हम एक झूठे आकर्षण में फंसते हैं। जैसे बहुत खूबसूरत मकान बनाना है तो क्या करेंगे, हम जमीन से मिट्टी खोदेंगे, उसकी ईंटें बनेंगी, पेड़ों को काटा जाएगा, उससे इमारती लकड़ी तैयार होगी, चौखटे और दरवाजे और बेड और सोफे बनेंगे। तो ये जो आकर्षण है ये हमारी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। यदि हम ये वाली जरूरतें हम सीमित करते हैं और प्रकृति को यथावत बना रहने दें तो मुझे लगता है कि हम लगातार किसी कष्ट से नहीं जूझेंगे। कोई बाढ़ में डूब के नहीं मरेगा यदि हम नदियों से दूर मकान बनाएं, तालाबों से थोड़ा सा बच के मकान बनाएं, यदि हम दरकते हुए पहाड़ों से बच करके मकान बनाएं, या हम वहां सड़कें बनाने से बचें, या वहां दूसरे विस्फोट करने से, डायनामाइट लगा करके बताइए पहाड़ों को उड़ाया जा रहा है तो क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो ये जो सारी चीज, मंदिरों को हम पिकनिक स्पॉट न बनाएं, जो भी धार्मिक स्थल है उसको हम आस्था का ही केंद्र बने रहने दें, उनको पिकनिक स्पॉट न बनाएं। मस्जिदों में हम चप्पलें पहन करके और पॉलिथीन लेकर के न जाएं, उसी भावना से जाएं कि वहां हमें पूजा करनी है, नमाज करनी है, हमें मंदिरों में पूजा करनी है, या दूसरी और जगह हैं तो वहां हम सिर्फ आस्थाओं के नाम पर अगर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब हम बाह्य आवरण को लेकर के जाएंगे, दिखावे को लेकर के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, तब हमारी प्रकृति को
नुकसान पहुंचेगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका भी धन्यवाद।